चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसपी में चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करें ना। हमारा एसपी का थर्ड चैप्टर जो हम लोग डिबेंचर के बारे में समझ रहे थे। कल जैसे हमने इस चैप्टर में समझा था ना, वो कुछ पॉइंट समझे थे कि भाई डिबेंचर क्या है। डिबेंचर कंपनी का डेप्ट कहलाता है, कर्जा कहलाता है। डिबेंचर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो भी हमने बात समझी थी। और साथ में मेन पॉइंट समझा था कि भाई डिबेंचर कैसे इश्यू किया जाता है, उसकी पूरी प्रोसीजर भी समझी थी। ये पॉइंट हमने कल समझे थे ना। अब उसके आगे के पॉइंट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे चैप्टर में हमारा दूसरा एक पॉइंट आता है, राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। जो भी कंपनी के डिबेंचर खरीद रहे हैं वो कंपनी के लिए डिबेंचर होल्डर कहलाए ना। ठीक है ना। और उन्हें क्या क्या राइट्स मिलते हैं, उन्हें क्या क्या हक मिलते हैं, उसके बारे में समझना है। भाई अगर मेरी कंपनी है और आपने मेरी कंपनी के अगर डिबेंचर्स खरीदे हैं तो आप हमारे लिए डिबेंचर होल्डर कहलाए। तो आपको क्या क्या राइट्स मिल रहा है, आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं, क्या हक मिलते हैं, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। तो डिबेंचर होल्डर के राइट्स क्या हैं? जैसे सबसे पहला आता है टू रिसीव इंटरेस्ट। सबसे पहला राइट है कि डिबेंचर होल्डर को जैसे उसका सर्टिफिकेट में लिखा हुआ हो। बराबर, आप डिबेंचर होल्डर तो आपको क्या मिलता है, एक तरह का सर्टिफिकेट ही ना। वो एक एग्रीमेंट होता है जिसमें सब लिखा हुआ होता है, कितने डिबेंचर हैं, उस पर कितना इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट कब दिया जाएगा। ठीक है, ये सब बातें उसमें लिखी गई होती है। तो डिबेंचर होल्डर का सबसे पहला हक होता है कि उसे टाइम टू टाइम जैसे सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है उसके हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिलता रहे। या कहते हैं गेट बैक द मनी। हाँ, कि दूसरा डिबेंचर होल्डर का राइट है कि जो भी उसका ड्यूरेशन टाइमिंग है, भाई डिबेंचर अगर है सपोज 5 साल का, तो 5 साल के बाद उसको टाइम पे पैसे मिलने चाहिए। ये डिबेंचर होल्डर का राइट आता है कि जो उसमें लिखा हुआ है कि सपोज 2 साल का 3 साल का डिबेंचर है तो उस टाइम के बाद उसको उतने पैसे मिल जाने चाहिए, फिर लेट ना हो। ये उसका हक है कि वो सामने से मांग सकता है कि चलो भाई टाइम हो गया, अब लाओ भाई हमारे पैसे। ठीक है ना, ये उनका राइट आता है। या फिर टू एग्जामिन एंड स्टडी द डॉक्यूमेंट्स। हाँ, कि जब डिबेंचर क्रिएट होता है ना, तो डिबेंचर जैसे हमने कल समझा था, डिबेंचर कंपनी के कॉमन सील के अकॉर्डिंग तैयार होता है। कंपनी की कॉमन सील लगती है, कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट बनता है। तो सच में वो कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट ही है कि कोई फेक डॉक्यूमेंट है, कोई गलती तो नहीं कर रहा है, कंपनी झूठ बोल के तो डिबेंचर इश्यू नहीं कर रही है। ये सब डॉक्यूमेंट अगर चेक करना हो ना, तो वो डिबेंचर होल्डर का राइट है, वो कंपनी को बोल सकती है कि भाई लाओ भाई डॉक्यूमेंट्स बताओ सब ये लीगल है कि नहीं। इवन सेबी के थ्रू भी वो क्रॉस चेक कर सकती है कि कंपनी ने लीगल डॉक्यूमेंट्स ही रखे हैं या कोई झूठ बोलकर काम किया है। ठीक है ना, ये डिबेंचर होल्डर का राइट है। अगर आप मुझे पैसे दे रहे हो, मेरी कंपनी है, आप मेरी कंपनी के डिबेंचर खरीद रहे हो, आप मुझे पैसे दे रहे हो, तो आपका हक बनता है कि आप मेरे डॉक्यूमेंट सब लीगली चेक करो। ठीक है ना, कहीं पे बैंक से सेबी से री वेरीफाई करवाओ कि सब लीगल डॉक्यूमेंट है, कि मैंने कोई झूठ बोल से आपके पैसे तो नहीं लिए हैं ना। ठीक है ना, ये उनका राइट बनता है। या टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन बाय फीस। हाँ, कि अगर डिबेंचर होल्डर को कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, कि जैसे होता है ना कि अगर डिबेंचर आप लोगों ने मेरी कंपनी के डिबेंचर खरीदे हैं तो मैंने कुछ एसेट्स भी गिरवी रखवाई है, कुछ अदर चीज़ें भी या अदर डॉक्यूमेंट्स भी बनते हैं, या आपके पैसे मैं कहाँ यूज़ कर रहा हूँ उसकी इंफॉर्मेशन। कोई भी कंपनी की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर कंपनी के अकाउंट आपको चेक करने हैं, आप मुझे पैसे दे रहे हो तो मेरी कंपनी का अकाउंट भी आप चेक कर सकते हो, वो इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हो कि बताओ आपकी कंपनी को पिछले 5 सालों में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, आप पूछ सकते हो बेझिझक। ठीक है ना। तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको कंपनी रिगार्डिंग चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो, ये आपका राइट है। पर हाँ, कुछ इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो पर्टिकुलर फी भरनी पड़ती है, जो कंपनी के रूल्स हो कि भाई आपको अगर मेरी कंपनी के अकाउंट चेक करने हैं तो कुछ फीस आती है, अब मिनिमम फीस भरोगे, उसके बाद जो है वो मैं आपको आपकी मेरी कंपनी के अकाउंट्स दिखाऊंगा कि देखो भाई मेरी कंपनी में ये चल रहा है। सिंपल, कि कोई भी कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो, ये आपका राइट है, डिबेंचर होल्डर का राइट बनता है। या फिर टू ऑब्टेन इन्फॉर्म्ड अबाउट फंक्शनिंग, कि कंपनी कैसे काम कर रही है, कैसे जो है वो कंपनी का कामकाज चल रहा है, आपके पैसे जो आपने मेरी कंपनी को पैसे दिए हैं, डिबेंचर होल्डर ने जो पैसे दिए तो वो पैसे सही जगह यूज हो रहे हैं, कहाँ यूज हो रहे हैं, तो इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ये भी डिबेंचर होल्डर का राइट है। उनका हक है, वो कंपनी को कभी भी पूछ सकते हैं, कोई भी दिन पूछ सकते हैं कि बताओ भाई मेरे पैसे आज तक तुमने कहाँ यूज किए हैं। आप अगर मुझे डिबेंचर के थ्रू 5 करोड़ रुपए दे रहे हो तो आपको हक बनता है कि आप कभी भी पूछो कि मेरे 5 करोड़ कहाँ यूज कर रहे हो, क्या फंक्शन चल रहा है कंपनी में। ठीक है ना, तो कोई भी फंक्शनिंग की इंफॉर्मेशन चाहिए
तो वो भी राइट मिलता है। ये डिबेंचर होल्डर को राइट है। और इवन ये तो कंपनी की ड्यूटी है कि कंपनी को सामने से बताना चाहिए। कंपनी की ड्यूटी बनती है, आपका राइट तो है ही, पर कंपनी की ड्यूटी बनती है कि वो सामने से बताते रहे, थोड़े थोड़े टाइम में आपको इन्फॉर्म करते रहे कि आपके पैसे यहाँ यूज हो रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, कंपनी में ये डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये उनका राइट बनता है। या फिर टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी, ये भी हमने कल बात की थी कि हर कंपनी डिबेंचर होल्डर के लिए एक ट्रस्टी जो है वो अपॉइंट करती है। बराबर, ट्रस्टी वो हो के जिसपे डिबेंचर होल्डर ट्रस्ट कर सके कि अगर डिबेंचर होल्डर को कोई भी तरह की प्रॉब्लम हुई तो उसके साथ कौन खड़ा रहेगा, उसका सामना कौन करेगा, उन्हें कौन सपोर्ट करेगा। तो इसके लिए कंपनी एक ट्रस्टी को अपॉइंट करती है कि ये ट्रस्टी डिबेंचर होल्डर के लिए काम करेंगे। कोई प्रॉब्लम हुई तो वो ट्रस्टी सॉल्व करेगा, कोई भी इश्यू हुआ तो ट्रस्टी डिबेंचर होल्डर के साथ खड़ा रहेगा। ठीक है ना। तो ये ट्रस्टी को कौन अपॉइंट होगा, तो ये डिबेंचर होल्डर को भी राइट मिलता है कि वो खुद अपना ट्रस्टी अपॉइंट कर सकते हैं। कितनी बार डिबेंचर होल्डर्स जो है वो वोटिंग करते हैं कि कंपनी में 5 लोग हैं जो ट्रस्टी बनने लायक हैं डिबेंचर होल्डर के, तो वो डिबेंचर होल्डर से ही वोटिंग करवाई जाती है कि इनमें से किसको ट्रस्टी बनाना है। तो ये उनको राइट मिलता है कि वो अपना ट्रस्टी खुद पसंद करें, नक्की करें। या अगर ये ट्रस्टी बरोबर ना हो तो वो कंपनी के सामने आवाज उठा सकते हैं कि नहीं भाई ये ट्रस्टी हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। डिबेंचर होल्डर आवाज उठा सकते हैं कंपनी के सामने कि ये ट्रस्टी बरोबर काम नहीं कर रहा है, भाई हमें दूसरा ट्रस्टी बना के दो। ठीक है, ये उन्हें राइट मिलता है। या टू टेक इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन। हाँ, कि अगर कंपनी कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रही है, कोई भी बड़ा काम अगर कर रही है, तो वो पहले डिबेंचर होल्डर से पूछना है, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना है। कॉन्फिडेंस में लेना मतलब कि उनको मनाना है, उनसे पूछना है कि हाँ भाई हम ये डिसीजन लें। अगर डिबेंचर होल्डर हाँ बोलते हैं तो फिर वो कंपनी वो डिसीजन लेती है। ठीक है ना, पूछा जाता है। अगर वही बात करें कि सपोज आप डिबेंचर होल्डर और आप मेरी कंपनी को 5 करोड़ रुपए दे रहे हो, मैं आपसे ले रहा हूँ अगर 5 करोड़ रुपए, तो मैं कंपनी में कोई भी बड़ा डिसीजन लूंगा। सपोज मेरी कंपनी दूसरी कंपनी से मर्ज होने जा रही है, दूसरी कंपनी से जोड़ने जा रही है, तो पहले मैं आपसे पूछूंगा भाई कि भाई मैं दूसरी कंपनी से जुड़ूं। बराबर, क्योंकि आप आवाज उठाओगे कि आपने हमसे उधार लिए हैं, फिर दूसरी कंपनी से क्यों जोड़ रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ गई, क्या सिचुएशन चल रही है कंपनी में। ठीक है ना। या कोई भी अगर मुझे नई ब्रांच शुरू करनी है तो मैं पहले आपसे पूछूंगा कि भाई मैं नई ब्रांच शुरू करूं, तो आप भी सवाल उठाओगे क्यों शुरू करना है, मेरे पैसे लगाओगे कि किसी और से भी उधार लिया है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं भाई। तो इसलिए कंपनी में कोई भी डिसीजन लेना है तो भाई जिससे उधार लिया हुआ है, जो डिबेंचर होल्डर हैं, उन्हें हक दिया जाता है कि वो सवाल पूछे, उनसे डिसीजन के बारे में पूछा जाए। ठीक है ना, सिंपल। उनसे डिसीजन लेकर बताकर फिर ही जो है वो कुछ आगे बढ़ा जाता है, तब तक नहीं। या कहो टू इंश्योर अबाउट प्रॉपर्टी मॉर्गेज। हाँ, कि भाई जो भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज में रखी गई, कल भी ये बात की थी कि डिबेंचर्स की, डिबेंचर के सामने कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी जाती है, चार्ज रखा जाता है प्रॉपर्टी पे, कि डिबेंचर होल्डर को बताया जाता है कि देखो भाई ये प्रॉपर्टी हमने रखी हुई है, कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी लॉस भी हुआ ना कंपनी को, तो ये प्रॉपर्टी बेचकर भी आपको आपके पैसे देंगे। ठीक है ना, ये बोला जाता है। तो भाई, भाई सपोज डिबेंचर 5 साल का टाइमिंग होता है, तो 5 साल में कंपनी वो प्रॉपर्टी बेच दे तो अलाउड ही नहीं है कि भाई वो बेचना, पर कंपनी झूठ बोल के बेच दे तो फिर। ठीक है ना, तो डिबेंचर होल्डर को राइट है, उन्हें हक है कि वो कभी भी पूछ सकता है कि मेरी प्रॉपर्टी बरोबर पड़ी है ना। ठीक है ना, ये टू इंश्योर अबाउट प्रॉपर्टी मॉर्गेज, कि भाई मेरी प्रॉपर्टी जो गिरवी रखी हुई है, आप डिबेंचर होल्डर तो आप मेरी कंपनी से कभी भी पूछ सकते हो कि जो आपने प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी है कहीं बेच तो नहीं दी, तो पड़ी है तो बताओ भाई, डॉक्यूमेंट बताओ, मुझे अभी चेक करना है। ठीक है ना, कभी मार्केट में अफवाह हो जाती है कि यार इस कंपनी ने तो ये बेच दिया, वो कर दिया, तो डिबेंचर होल्डर सवाल उठाएंगे, यार ये एसेट तो मेरे पे गिरवी रखी हुई थी, ये क्यों बेच दिया आपने। ठीक है, तो उन्हें हक होता है कि वो कभी भी अपनी प्रॉपर्टी के बारे में पूछ सकते हैं। या उन्हें राइट दिया जाता है टू इनिशिएट लीगल एक्शन, कि अगर सपोज कंपनी ने गलती कर दी, वो प्रॉपर्टी बेच रही है और कुछ गलत काम कर दिया, तो डिबेंचर होल्डर लीगल एक्शन इनिशिएट मतलब शुरू कर सकते हैं, कंपनी के सामने लीगल एक्शन ले सकते हैं। भाई केस कर सकते हैं कंपनी के ऊपर कि क्यों ऐसा किया, क्यों भाई प्रॉपर्टी बिना पूछे बेच दी तुमने। ठीक है, कोई भी गलती हो तो उसके सामने लीगल एक्शन ले सकते हैं। या टू रिसीव रिपोर्ट रिगार्डिंग प्रोग्रेस। हाँ, कि भाई कंपनी कैसे प्रोग्रेस कर रही है, क्या क्या कंपनी में डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट जानना, ये भी डिबेंचर होल्डर का राइट है। डिबेंचर होल्डर कंपनी से पूछती रहती है कि भाई मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ यूज हो रहे हैं, कितनी प्रोग्रेस हुई, फायदा हो रहा है कि नहीं। ठीक है ना, ये सब पूछ सकते हैं, क्योंकि
पैसे लगाए हैं भाई डिबेंचर होल्डर ने, तो उन्हें हक मिलता है ये सब पूछने का। या टू रिसीव मनी बैक एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, कि बाय चांस कंपनी बहुत लॉस में चली गई, बराबर, कि एकदम बंद होने पे आ रही है कंपनी, तो लिक्विडेशन के वक्त मतलब कंपनी बंद होते वक्त सबसे पहले डिबेंचर होल्डर को पैसे मिलने चाहिए। मिलने चाहिए ना, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, अकाउंट में भी पढ़ा है ये हमने बात, कि अगर कंपनी बंद हो रही है तो सबसे पहले जो है वो बोरोड कैपिटल चुकाया जाता है, सबसे पहले डिबेंचर होल्डर को पैसे दिए जाते हैं। तो ये उन्हें राइट है, उन्हें हक है कि अगर कंपनी बंद हो रही है ना तो ये सबसे पहले मांगने आएंगे कि लाओ भाई हमारे पैसे पहले, ठीक है ना भाई, हमारा कर्जा है, आपने बोला था कि पैसे पहले आपको देंगे तो भाई लाओ अब। तो उन्हें हक मिलता है कि लिक्विडेशन के वक्त वो पैसे मांगने आ जाए। अरे बात ध्यान, ये सब डिबेंचर होल्डर के राइट्स हैं। अब ये एक टॉपिक जैसे समझा, उसके बाद एक शॉर्ट टॉपिक है जो आता है डिबेंचर ट्रस्ट डीड। डिबेंचर ट्रस्ट डीड, डीड, डीड मतलब हम एक तरह का एग्रीमेंट ना, देखो डिबेंचर है ना बोरोड कैपिटल, उधार लिया हुआ पैसा। तो हम ये अकाउंट में पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि हम कभी भी किसी से कुछ भी चीज उधार लेते हैं ना तो एक छोटा सा एग्रीमेंट बनाते हैं। हम किसी से, भाई मेरी दुकान चल रही है, मैंने किसी से उधार सामान भी लिया है, तो एक तरह का जो है वो बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल बनता है, बनता है ना, बिल्स बनता है ना, मतलब एक तरह का एग्रीमेंट जिसमें लिखा होता है मैंने कितना उधार लिया, कब वापस करूंगा, कैसे वापस करूंगा, ये सब होता है। तो ये तो डिबेंचर, ये भी तो एक तरह का उधार ही है। अगर मेरी कंपनी वो पब्लिक से उधार ले रही है तो पब्लिक और कंपनी के बीच में एक तरह का एग्रीमेंट तो क्रिएट होता है ना भाई, जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि कंपनी पब्लिक से कितना उधार ले रही है, बरोबर, और कितना इंटरेस्ट कंपनी पब्लिक को देगी, कब पैसे वापस करेगी, ये सब होता है, ये एक एग्रीमेंट बनता है। उसी एग्रीमेंट को हम लोग कहते हैं डिबेंचर का ट्रस्ट डीड, उस एग्रीमेंट को कहते हैं। अरे बात समझ में, ठीक है ना, कंपनी और पब्लिक के बीच में जो एक एग्रीमेंट तैयार होता है वो डिबेंचर का ट्रस्ट डीड है। क्योंकि बाय चांस कंपनी पैसे नहीं चुका पा रही है तो इस एग्रीमेंट के हिसाब से कंपनी के ऊपर लीगल एक्शन लिए जाएंगे कि आपने पब्लिक के सामने एग्रीमेंट बनाया था, क्यों पैसे नहीं दे रहे हो आप वापस। अरे बात ध्यान, और इस ट्रस्ट डीड के साथ साथ कंपनी एक ट्रस्टी भी अपॉइंट करती है, जो हमने पहले भी बात की थी। कंपनी एक ट्रस्टी अपॉइंट करती है, जो ट्रस्टी वो डिबेंचर होल्डर्स के लिए एक सपोर्टर का काम करता है। भाई डिबेंचर होल्डर, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हुई तो कंपनी का एक फेस है, एक पर्सन है जो उनके लिए काम करेगा, वो कंपनी का ट्रस्टी, ठीक है ना, कि भाई डिबेंचर होल्डर को कोई भी प्रॉब्लम हुई वो ट्रस्टी सॉल्व करेगा। अगर डिबेंचर होल्डर को पैसे नहीं मिल रहे हैं तो कंपनी के खिलाफ वो ट्रस्टी जो है वो केस करेगा। क्योंकि देखो डिबेंचर होल्डर है ना, इंडिया में या कंट्री के अलग अलग कोने में होते हैं। भाई मेरी कंपनी यहाँ भले सूरत में हो, पर डिबेंचर खरीदने वाले लोग तो इंडिया के कोई भी शहर में हो सकते हैं ना, ठीक है ना। और अगर कोई भी तरह की कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो डिबेंचर होल्डर अलग अलग शहर से थोड़ी यहाँ पे आएंगे, सूरत में आएंगे कि चलो भाई अब इस कंपनी के खिलाफ केस करते हैं। नहीं भाई, वहां पे एक ट्रस्टी, मेरी कंपनी एक ट्रस्टी अपॉइंट करेगी जो डिबेंचर होल्डर के लिए काम करेगा। ट्रस्टी फिर कंपनी के लिए नहीं काम करेगा, वो डिबेंचर होल्डर को सपोर्ट करेगा। कंपनी कोई भी प्रॉब्लम करेगी ना तो डिबेंचर होल्डर के बिहाफ में वो ट्रस्टी कंपनी के ऊपर केस कर देगा, बराबर, तभी तो पब्लिक ट्रस्टी के ऊपर ट्रस्ट कर पाएगी ना, नहीं तो कैसे ट्रस्ट करेगी। कि ट्रस्टी डिबेंचर होल्डर के लिए काम करता है, हमारे लिए नहीं। समझ आ रही है बात, ठीक है ना। तो जब ट्रस्ट डीड बनता है ना, एग्रीमेंट बनता है कंपनी और पब्लिक के बीच में, तो उसके सामने एक ट्रस्टी भी रखा जाता है कि पब्लिक को सेफ गार्ड रखता है, भाई शांति मिल जाएगी, चलो एक पर्सन तो है भाई, कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो ये लड़ेगा हमारे लिए, ठीक है। और ऐसा जब एग्रीमेंट बनता है ना तो उस एग्रीमेंट में क्या क्या बातें होती है, तो ये कुछ बातें लिखी जाती है उस एग्रीमेंट के अंदर। जैसे सबसे पहले तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी, सबसे कंपनी की प्राइमरी इंफॉर्मेशन, कंपनी का नाम, डिटेल, कंपनी क्या काम करती है, मेन ऑफिस कहाँ पे है, ठीक है, कंपनी के ऑनर कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन, ये बेसिक इंफॉर्मेशन कंपनी की वो उस एग्रीमेंट में होती है। सेकंड, डिस्क्रिप्शन ऑफ डिबेंचर इश्यू, कि भाई कितने डिबेंचर इश्यू कर रही है कंपनी, ये एग्रीमेंट में होता है कि भाई कंपनी वो पब्लिक से कितने पैसे ले रही है उधार, कितने डिबेंचर इश्यू कर रही है, कितना इंटरेस्ट देगी, कितने टाइम के लिए डिबेंचर है, ये सब भी उसमें बताया जाता है। या फिर इंफॉर्मेशन ऑफ एसेट मॉर्गेज, कि अगर कोई एसेट गिरवी रखी हुई है, हमने बताया ना कि भाई डिबेंचर के सामने कोई एसेट गिरवी रखती है, तो कंपनी ने कौन सी एसेट गिरवी रखी है, कितने रुपए की वो एसेट है, ठीक है ना, क्या है वो एसेट की प्रॉपर्टी,
ये सब बातें उसमें लिखी जाती। या फिर डिबेंचर ट्रस्टी, कि डिबेंचर के रिगार्डिंग ट्रस्टी कौन बन रहा है, मैंने बताया ना एक पर्सन अपॉइंट है, तो वो पर्सन कौन है, उसकी डिटेल, उसका नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, वो पर्सन कंपनी के लिए क्या काम करता है, ये सब बातें लिखी जाती। या फिर इवेंट ऑफ डिफॉल्ट, जो भी डिफॉल्ट चीज़ है मतलब कि भाई जो कंपनी डिबेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट देने वाली है वो कितने कितने टाइम में इंटरेस्ट देगी, बराबर ना, कब पैसे वापस करेगी, जो भी डिफॉल्ट चीज़ें हैं जो हर कंपनी के लिए सेम होती है, वो सब बातें। ऑब्लाइगेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के कोई भी ऑब्लाइगेशन, कोई भी रूल्स हैं, कोई भी जो है वो बातें हैं कि कंपनी ने अगर कोई शर्त रखी हो कि भाई हम इतने टाइम में ये करेंगे, हम भाई ये एसेट्स ही गिरवी रखेंगे, हम आपके पैसों का यहाँ यूज़ करेंगे। जैसे इसमें था कि भाई कंपनी, जो कंपनी की ड्यूटी बनती है कि वो डिबेंचर होल्डर को इन्फॉर्म करती रहे थोड़े थोड़े टाइम में, तो कंपनी कब इन्फॉर्म करेगी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगी कंपनी डिबेंचर होल्डर को, ये सब बातें इनमें। या फिर मिसलेनियस, कोई छोटी मोटी बात है भाई, जैसे अदर्स, ये सब डिबेंचर होल्डर के राइट्स क्या हुए, कंपनी की ड्यूटीज क्या हुई, ऐसी अदर थिंग्स। सिंपल कहो तो ये एक ट्रस्ट डीड, एक एग्रीमेंट बनता है कंपनी और पब्लिक के बीच में कि भाई कोई भी तरह की प्रॉब्लम हुई तो इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर लीगल एक्शन लिए जाते हैं, बराबर। ये एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी है कंपनी के लिए। अरे बात ध्यान, जैसे ये भी टॉपिक देखा ना, चैप्टर का एक आखिरी टॉपिक आता है, वो आता है प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर, कि डिबेंचर को ट्रांसफर करना। हाँ भाई, पॉसिबल है, ठीक है ना, डिबेंचर एक बोरोड अमाउंट है, कोई भी जो है वो कंपनी से ये उधार लेता है, या सॉरी कंपनी को उधार देता है, बराबर। तो जो डिबेंचर होल्डर के पास सर्टिफिकेट है ना, वो सर्टिफिकेट वो किसी और को प्रोवाइड कर सकता है, वो ट्रांसफर कर सकता है किसी और को, ठीक है ना। ये डिबेंचर होल्डर के राइट में भी आता है कि वो ट्रांसफर कर सकता है अगर कंपनी के रूल में है तो, ठीक है ना, वो ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ होता है कि भाई डिबेंचर होल्डर अपना डिबेंचर किसी और को ट्रांसफर करेगा या नहीं। सपोज मैंने जो है वो कोई रिलायंस कंपनी के डिबेंचर लिए हैं, ठीक है ना, 5 साल के डिबेंचर, पर 1 साल के बाद ही जो है मुझे अब वो डिबेंचर नहीं चाहिए भाई, 1 साल ही हुआ है, अब कंपनी थोड़ी मुझे वापस पैसे देगी, तो मैं क्या करूंगा, मैंने वो डिबेंचर अपने दोस्त को दे दिए कि लो भाई रिलायंस कंपनी के डिबेंचर हैं भाई, 1 लाख के डिबेंचर मैंने खरीदे थे रिलायंस कंपनी से, ठीक है ना, तो अब भाई 1 लाख तुम मुझे दे दो, मैं दोस्त को बोलूंगा 1 लाख तुम मुझे दे दो, ये डिबेंचर तुम्हारे नाम पे, ठीक है ना। पर्सन कर सकता है, डिबेंचर होल्डर ये कर सकता है। पर अगर मैं अपना डिबेंचर किसी और को ट्रांसफर कर रहा हूँ, दोस्त को, रिलेटिव को ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो वो कंपनी को बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है ना, क्योंकि सर्टिफिकेट पे तो मेरा नाम है, बरोबर। अगर मैं किसी और को ट्रांसफर करूंगा तो वो सर्टिफिकेट पे नाम बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि 5 साल बाद जब कंपनी मुझे पैसे वापस देगी तो जिसका नाम होगा उसे पैसे वापस देगी ना, मैं किसी और को दे रहा हूँ अगर वो, बरोबर, तो उसमें नाम तो बदलना पड़ेगा ना कि कंपनी 5 साल बाद उसको पैसे देगी, मुझे नहीं। तो अगर ये डिबेंचर ट्रांसफर करने हैं तो उसकी क्या प्रोसीजर, क्या उसके स्टेप्स हैं, वो एक स्टेप्स आते हैं। जैसे अगर मुझे, सपोज मैंने रिलायंस कंपनी के डिबेंचर खरीदे हैं, अब वो डिबेंचर मुझे अपने दोस्त के नाम पे ट्रांसफर करने हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आता है ऑप्टेन फॉर्म। मुझे पहले कंपनी में जाकर या कंपनी की वेबसाइट पे जाकर जो ट्रांसफर फॉर्म आता है वो फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, फॉर्म में सब डिटेल भरनी पड़ेगी, ठीक है ना। मुझे अपने दोस्त को डिबेंचर ट्रांसफर करने हैं तो पहले कंपनी से फॉर्म लाना पड़ेगा, फिर उसमें नेम एड्रेस ऑफ बोथ पार्टीज, बराबर। भाई मैं डिबेंचर सेल कर रहा हूँ, मेरा दोस्त उसे परचेज करेगा, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ ना, तो मैं सेलर, वो परचेजर, तो दोनों के नाम, एड्रेस, डिबेंचर का सर्टिफिकेट नंबर, डिबेंचर है तो डिबेंचर का नंबर, क्या, कितने के डिबेंचर हैं, कितनी अमाउंट है, कितना ब्याज है, कितना ड्यूरेशन बाकी है, ये सब डिटेल उस फॉर्म के साथ भरनी पड़ेगी ना भाई। मैं जैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ तो मेरा नाम, उसका नाम, डिबेंचर की अमाउंट, डिटेल्स, इंटरेस्ट, ये सब बातें उसमें लिखनी पड़ेगी। जब ये हो जाए तो फिर एक सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, जो सेलर होगा, भाई मुझे ट्रांसफर करना है ना, तो मुझे वकील के पास जाकर एक सेल्फ डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, फॉर्म बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर लिखना होगा कि भाई मैं अपनी इच्छा से ये डिबेंचर उसको ट्रांसफर कर रहा हूँ, मेरे दोस्त को, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं, बरोबर ना। ये सेल्फ डिक्लेरेशन लिखना पड़ता है कि भाई मैं अपनी इच्छा से ये ट्रांसफर कर रहा हूँ, जबरदस्ती से नहीं, भाई उसने कोई चाकू रख के मुझे नहीं बोला है कि भाई ट्रांसफर करके दो, ठीक है। ऐसा ही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा और नीचे मेरी साइन होगी,
तो कंपनी को कंफर्मेशन होता है कि हाँ ये अपनी इच्छा से ट्रांसफर करना चाहता है। ठीक है, ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बनाना पड़ता है कंपनी के पास, वकील के पास जाकर एक लीगल फॉर्म, डॉक्यूमेंट के साथ एक लीगल फॉर्म रखना पड़ता है। फिर ये सब फॉर्म जो हो गया, नेम, एड्रेस, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, वो फॉर्म सबमिटेड एक रजिस्टर्ड ऑफर। फिर जो कंपनी की ऑफिस होगी उसमें लिखा होता है कि आप फॉर्म भर के इस ऑफिस पे दे के आओ। तो जो कंपनी की ऑफिस होगी, आज के टाइम में वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट पे अपलोड करेंगे या उस ऑफिस में जाके फिजिकली दे कर आएंगे कि लो भाई मुझे अपना डिबेंचर ट्रांसफर करना है मेरे दोस्त को। तो सब फॉर्म भर के सेल्फ डिक्लेरेशन करके मैं उसे दे के आऊँगा ऑफिस में। देन एग्जाम इन फॉर्म बाय CS। तो जो CS होगा कंपनी का, CS मतलब जो कंपनी सेक्रेटरी, जो कंपनी सेक्रेटरी होंगे वो मेरा फॉर्म, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, वो एग्जामिन करेंगे, चेक करेंगे कि फॉर्म में सब डिटेल बरोबर है ना, मेरा नाम, जिसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ उसका नाम सब बरोबर दिया हुआ है, वो CS चेक करेगा। अगर उसने बरोबर किया तो फिर पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, हाँ तो स्टैम्प ड्यूटी की पेमेंट, मतलब कुछ मिनिमम फीस होती है नेम को ट्रांसफर करवाने की, वो कंपनी के रूल बुक में, इस ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ होता है, मिसलेनियस, कि भाई अगर कभी मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, सपोज मैंने डिबेंचर दूसरे को ट्रांसफ़र किए हैं, तो उसकी क्या फ़ीस हो सकती है, वो फ़ीस उसमें लिखी गई होती, तो वो फ़ीस भरनी पड़ेगी, वो CS को फ़ीस देना पड़ेगा कि लो भाई ये मिनिमम फ़ीस भी है ना। आजकल ऑनलाइन है तो ऑनलाइन भेज कर ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे कि हाँ भाई मुझे ट्रांसफ़र करना। जब पेमेंट भी हो जाए तो मीटिंग एट BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग कर रहा है। देखो एक आध डिबेंचर हो तो तकलीफ नहीं है, पर जब काफ़ी सारे डिबेंचर को ट्रांसफ़र करना है या और कुछ हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी एक बार बताया जाता है कि भाई देखो ये लोग हैं वो अपना डिबेंचर दूसरों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं भाई। तो अगर वो कोई रूल्स चेंज कर रहे हैं या और कुछ जो है वो पॉइंट है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो अगर क्या कह सकते हैं कि भाई कुछ बता रहे हैं कि नहीं भाई ट्रांसफ़र नहीं करना है या और कोई प्रॉब्लम है, या वो चेक करते हैं कि भाई सही ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं, ठीक है ना, तो ये सब बातें वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मीटिंग में चेक करते हैं, है ना, CS के साथ भी डिस्कशन करते हैं, और फिर आखिरी में CS को कंपनी सेक्रेटरी को कहते हैं कि ठीक है भाई सब बातें सही है, वो भले अपना नाम ट्रांसफ़र करवा सकता है, ठीक है ना, अलाउ किया जाता है कि ठीक है चलो भले ट्रांसफ़र करो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हाँ बोल देता है। सो फाइनली CS डिस्पैच अ न्यू सर्टिफिकेट। फिर जो कंपनी सेक्रेटरी होता है वो नया सर्टिफिकेट बनाता है, मतलब पहले डिबेंचर पे मेरा नाम था डिबेंचर सर्टिफिकेट पे, अब नया सर्टिफिकेट बनाएगा, उसका नाम जिसे मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ उसका नाम लिखेंगे, नया सर्टिफिकेट बनेगा, और CS अब मुझे ना बोलकर उसे नया सर्टिफिकेट डिस्पैच करेगा, मेल के थ्रू, पोस्ट के थ्रू नए पर्सन को वो सर्टिफिकेट भेज देगा, ठीक है अब से डिबेंचर तुम्हारे नाम का हुआ, बराबर, डिबेंचर का ट्रांसफ़र हो जाता है ना। समझ आ रही है बात? तो देखो ये चैप्टर के हमने पॉइंट समझे ना डिबेंचर रिलेटेड, आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आज जैसा हमने ये चैप्टर देखा ना, वैसे ही SP के जो दूसरे चैप्टर्स हैं या CC के भी जब दूसरे चैप्टर्स आएंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।